हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की। डेवलपमेंट हमने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, और इस लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन को देखा और ये भी देखा कि डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यही देखा था हमने ये भी समझा था कि डेवलपमेंट को जब आप मेजर करने लगते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं। इंडिविजुअल बेस पे भी देख सकते हो, इंस्टीट्यूशन के बेस पे भी देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे भी, नेचुरल बेस पे भी हो सकता है। हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे लैंडलेस रूरल लेबर जो है उसके लिए क्या डेवलपमेंट एस्पेक्ट होगा, ऐसे ही जो प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब का उसके लिए क्या होगा, और कोई फार्मर है जिसके पास में जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, उसके लिए डेवलपमेंट एस्पेक्ट से गोल क्या हो सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। फिर एक चीज हम जो मेजर करके निकाल के लेकर आए, कंक्लूजन जो हमने निकाला वो था कि कैसे जितने भी लोग हैं अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग फील्ड से उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं। साथ ही साथ अब इतने सारे एस्पेक्ट होंगे, इतने सारे लेवल्स होंगे, इतने सारे जोन्स होंगे, तो हम सारे डेवलपमेंट तो नहीं पढ़ सकते। तो हमें अकॉर्डिंग टू बुक एक चीज समझनी है, जाननी है कि किसी नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या होता है। वही हमारा मेन इंटेंशन होना चाहिए कि हम ये जान सकें कि किसी नेशन को आप डेवलपिंग और अंडर डेवलप कैसे कह सकते हो। देखिए, यहां पर आज का जो टॉपिक होने वाला है अपना, वो है कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब ये बात समझो, अगर हम नेशन के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो कोई ना कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप ये जज कर सको कि एक नेशन डेवलप है या एक नेशन कम डेवलप है। कैसे? तो कंपेयर कैसे करोगे आप? आपको ध्यान होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए लोगों के पास में अलग अलग बेसिस होते हैं। जैसे पहला बेस क्या था? या तो मनी या मटेरियल, दूसरा नॉन मटेरियल जैसे रेस्पेक्ट, डिग्निटी, और तीसरा मिक्स गोल। तो नेशन के एस्पेक्ट में क्या, तो उसी को हम समझ रहे हैं कि कौन से एस्पेक्ट्स, कौन से बेस लिए जाएंगे जिससे कि आप कंपेयर कर पाओगे अलग अलग नेशंस को। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज नेशनल इनकम। तो करें शुरू। देखिए, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है? प्रीवियसली तुमने ये जाना है, देखा है, जानते भी हो कि कोई नेशन जो है उस नेशन की नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है। ये आप ये भी कह सकते हो ना, मटेरियल बेस। तो ये बहुत बड़ा बेस होता है जिसके बिहाफ पे आप कंपेयर कर सकते हो किसी दूसरे नेशन के साथ। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि व्हाट इज जीडीपी। तो इमेजिन कीजिए आपका जो देश है, अच्छा जीडीपी क्या होता है? आप में से किस बच्चे को पता है? कौन जानता है जीडीपी क्या है? वैसे तो जानते होंगे, 9th में पढ़ के आए हैं बहुत सारे बच्चों ने, और इवन अगर 9th की आप लेक्चर्स हमारे यहाँ के देख रहे हैं तो उसमें ही मैंने बताया। इमेजिन कीजिए इंडिया, अच्छा जीडीपी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि किसी देश की या किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे मान लेते हैं 1 साल, ओके, सो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, किसी जोन के अंदर, किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कितने रुपीस का टोटल फाइनल प्रोडक्शन हुआ है। अब ये देखिए, टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका फाइनल वैल्यू क्या है। बहुत ही सिंपल, आप इसको ऐसे कह सकते हो, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने रुपीस के गुड्स बनाए गए हैं, कितने रुपीस की सर्विसेज दी गई है, उसका फाइनल वैल्यू क्या है। ये कहां का होगा? किसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। इसको आप 1 साल भी कह सकते हो। तो जितने रुपीस का आएगा उसको कहा जाएगा जीडीपी। अब नेशनल इनकम क्या, मैंने आपको बताया है कि कैसे कंपेयर करोगे। तो नेशनल इनकम से, तो जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे कोरिलेटेड है? तो जीडीपी में अगर आप ऐड कर देते हो उस मनी को जो कहां से आई है, एब्रॉड से, ओके, सो जो चीज एब्रॉड से हमने गेन की है, अगर उस मनी को भी आप इसमें ऐड कर दोगे तो इट बिकम्स नेशनल इनकम। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसी करेंसी, ऐसी फाइनल वैल्यू या ऐसा फाइनल प्राइस ऑफ एनीथिंग, गुड्स और सर्विस जो भी आपने प्रोड्यूस किया, उसका फाइनल वैल्यू, और अगर आपकी इनकम जो एब्रॉड से आ रही है उसको भी आप ऐड कर दो तो वो बन जाती है नेशनल इनकम।
तो अगर किन्हीं दो कंट्रीज को आपको कंपेयर करना है तो नेशनल इनकम आप कंपेयर कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सोचो, एक देश है इंडिया और एक है श्रीलंका। अब सोचो आप, श्रीलंका और इंडिया दोनों में से ज्यादा बिजनेस किसकी कंट्री में होगा? क्या इंडिया वालों के होगा कि श्रीलंका वालों के होगा? तो ऑफ कोर्स आपको पता है ज्योग्राफिकली इंडिया बड़ा है, तो इंडिया के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बिजनेस ज्यादा इंडिया में होगा। श्रीलंका के अंदर भी हो सकता है, लेकिन कंजप्शन ज्यादा होना, प्रोडक्शन ज्यादा होना, इवन उसके कस्टमर ज्यादा होना डिपेंड करता है ज्योग्राफिकली वो कितना बड़ा है, पॉपुलेशन उनकी कितनी है। तो नेशनल इनकम ऑब्वियसली ऐसे देखा जाएगा तो इंडिया की ज्यादा दिखेगी, बट श्रीलंका को ये कह देना कि इंडिया से वो पीछे है नेशनल इनकम के मामले में, तो ये शायद कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि आपने केवल एक फैक्टर को देखा है और एक फैक्टर के बिहाफ पे आपने ये जज कर लिया कि कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है और दूसरे की कम। अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है बट उनके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, इनकम उनकी काफी ज्यादा है, जीडीपी उनकी काफी ज्यादा है, और दूसरे नेशन जिसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी काफी ज्यादा वाइडर है। तो ऐसे में आप उनको कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन भी गलत है। तो कोई ना कोई एक बेस ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि आप एक्यूरेसी में पहुंच जाओ। तो नेशनल इनकम एक सटीक तरीका नहीं होता किस चीज को कंपेयर करने के लिए, किसी इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए। तो नेशनल इनकम, हाँ ठीक है, एक बेस हम मान सकते हैं कि कंपैरिजन करने के लायक है, तरीका हो सकता है, बट केवल यही सही हो नहीं। इसीलिए हम पहुंच जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा, एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। देखिए, अभी हमने क्या पता किया, आपने ये पता कर लिया कि किसी देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, कंजप्शन ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वहां पे नेशनल इनकम या जीडीपी के बढ़ने की चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। यही चीज यहां पर भी बताई जा रही है कि अगर एवरेज इनकम को आप बेस बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर दोगे प्रोडक्शन और पॉपुलेशन को। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको ऐसे समझो आप। अभी मैंने आपको कहा कि इंडिया और श्रीलंका को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप केवल इंडिया को सुपीरियर इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि यहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में नहीं। लेकिन क्या ये बात आप मेजर कर सकते हो कि श्रीलंका में जितनी नीड है उतना ही हो रहा है, और क्या इंडिया में जितनी नीड है उससे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या पता ही नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने पॉपुलेशन को तो बेस ही नहीं बनाया। तो इसने यही कहा कि इनको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप दोनों के बीच में एवरेज निकाल लो। अब एवरेज कैसे निकालते हो? तो एवरेज निकालने के लिए मैथ्स में भी सीखा है आपने कि जितनी भी नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास में है उन सबका जो वैल्यू है एक तरफ करो और टोटल जो जितनी वैल्यूज थी, जितनी चीज़ें थी, उनका डिवाइडेशन कर दो तो एवरेज आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम इसी तरीके से देखा जाता है। मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ मुझे, ये है ए एंड ये है बी। ए की इनकम है 50,000 रुपए पर मंथ, बी की इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ। अगर मैं आपसे फर्स्ट इंस्टेंस में पूछता हूं कि ए और बी में से ज्यादा प्रॉस्पेरस मनी वाइज आपको कौन लग रहा है, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स ए ही तो है क्योंकि इसकी इनकम कितनी है 50,000। बट अगर मैं कहूं कि ए की फैमिली में 5 मेंबर हैं और बी की फैमिली में एक ही मेंबर है, मतलब वो खुद ही है, तब आप क्या कहोगे अब कौन प्रॉस्पेरस है? तो आपको पता चलेगा कि सर 5,000 है, 50,000 कमा रहा है तो खर्चा तो बराबर ही हुआ, और यहां पर बी अकेला ही और 10,000 कमा रहा है तो भी खर्चा बराबर हुआ। तो यहां पर आपने कैसे पता किया कि 50,000 रुपए कितने लोगों के अंदर या कितने लोगों की नीड को पूरा कर रहे हैं? तो आपको पता चला कि दे आर फुलफिलिंग होल 5 मेंबर्स नीड। ऐसे में एवरेज कितना आ रहा है पर पर्सन के लिए 10,000, और इधर जा रहे हैं तो इधर भी 10,000 आ रहा है, तो ये तो इक्वल से हो गए, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो बात समझने की कोशिश ये करो कि आपकी इनकम, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लग सकता है कि योर इनकम इज द बेस टू कंपेयर द कंट्रीज, बट ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप इसी को बेस बनाएं। आपकी पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए हर नेशन की पॉपुलेशन को और हर नेशन की इनकम को एक साथ रखा जाता है एक प्लेस पर और निकाला जाता है उससे एवरेज। देखिए कैसे निकालेंगे, तो पर कैपिटा इनकम का क्या फॉर्मूला होगा? पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होगा जब आप टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन।
जितना आपने कमाया या जितना आपका इनकम है जीडीपी प्लस फॉरेन कंट्री से आने वाला आपका करेंसी या पैसा, डिवाइड कर दो आपकी टोटल पॉपुलेशन से, जो एवरेज अमाउंट आएगा वो आपके एक तरीके से कंपेरिजन करने के काफ़ी काम में आ सकता है। यहाँ पर अब आप जो श्रीलंका का एग्जांपल ले रहे थे ना, आपको पता चल जाएगा श्रीलंका नेशनल इनकम कितनी है उसकी और पर पर्सन के हिसाब से एवरेज कितना आ रहा है, तो यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम इन अ इक्वल बेसिस। अब आपके पास में ये मौका है कहने का कि इक्वली अब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। तो पर कैपिटा इनकम समझ में आ गया, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, बहुत ही सिंपल था। हमने पहले वाले में देखा था नेशनल इनकम और दूसरे वाले में हमने देखा पर कैपिटा इनकम। लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट। तो चलो भाई इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ, जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन सी कंट्री किस लेवल पे आती है, मतलब आप कह सकते हो किस स्टेज पे वो बिलोंग करती है, किस स्टेज से वो बिलोंग करती है। सो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 2013 में एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज़ बताई कि ये जो पर कैपिटा इनकम है एक ये सबसे अच्छा तरीका है जब आप कंपेयर कर सकते हो कुछ कंट्रीज़ को आपस में, कि कौन सी कंट्री किससे कितनी डेवलप है, क्या डेवलपिंग है, कंपेरिजन करने लायक भी है कि नहीं। तो ऐसे में उसने कुछ टर्म्स बताई। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी कंट्री किस स्टेटस को बिलोंग करती है। ऐसे में देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12,736 से ज़्यादा है। तो ये जो कंट्रीज हैं कैसी कंट्रीज हैं, ये रिच कंट्रीज हैं। साथ ही साथ इन कंट्रीज को दूसरा नाम क्या दिया गया, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, बात समझ में आई। इनको क्या कहा गया, डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों, क्योंकि भैया इनका पर कैपिटा इनकम कितना था, 12,736 से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 9-10 लाख रुपए के आसपास होता है अगर आज की रेट के हिसाब से बात करें, लेकिन 2013 के हिसाब से जो था वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो सकता है। अच्छा, दूसरे इसमें एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एग्जांपल में यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, सिंगापुर आ जाता है। अब ये बात तो तुम पहले से जानते हो कि इनके ट्रेड रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे दूसरे कंट्रीज के साथ, तो इनके पास में जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए ये कंट्रीज हमेशा से ही कैसी रही है, रिच रही है। या तो ये लोग, अब जैसे हम यूके की बात करें, ट्रेड इसके बारे में तुम जानते ही हो कि इसका तो ट्रेड पूरी जगह पर फैला हुआ था। जापान की बात करो, इंडस्ट्रीज के मामले में नो डाउट, इनकी टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जर्मनी की बात करो, इतनी बड़ी बड़ी वॉर होने के बावजूद भी आज अपने आप को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बाद में, मतलब कहीं ना कहीं इसके कारण से ही क्या करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं लेवल पे स्टैंड करता है। यूएसए का तुम जानते ही हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, इसका प्रेजेंस तो भैया अलग ही था, लेवल ही। सो देखो आप नो डाउट यहाँ पर रिच कंट्रीज हो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, उसका कंपैरिजन केवल एक ये मानना वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कि 12,736 से ज्यादा है, तो केवल एक ये बेस नहीं हो सकता, इसलिए तो कई ज्यादा है एक्चुअली। लेकिन अगर दूसरे बेस पे आप जाते हो जहां पर इसने कहा कि आपका 12,736 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 1045 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका पर कैपिटा इनकम $1045 से ज़्यादा है एंड 12,736 से कम है, तो आप कैसी कंट्री कहलाएंगे, आप डेवलपिंग कंट्री कहलाएंगे। आप इसको ये भी कह सकते हो कि यू आर मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखें, आपने ये तो सुना होगा ना, बार बार मैं, आप देख भी रहे हो कि मैं बार बार यहाँ डॉलर यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड बैंक ने डॉलर को ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है। हर कंट्री डॉलर, जो यूएस डॉलर है, उसको एक्सेप्ट करती है ट्रेड के लिए, चाहे गोल्ड हो और चाहे अमेरिकन डॉलर हो। ये दो करेंसीज ऐसी हैं जो एक्सेप्ट की जाती है वर्ल्ड वाइड हर कंट्रीज के थ्रू। ठीक है, सो ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम 1045 से 12,736 के बीच में है, ये कंट्रीज पर कैपिटा इनकम के मामले में और उसके बेसिस पे मिडिल या डेवलपिंग कंट्रीज कहलाई, जिसमें श्रीलंका आता है, चाइना आता है और ब्राज़ील आता है। अब बात कर लेते हैं उसकी जो इससे भी कम है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो अभी ग्रो कर रही हैं। ऐसे में यहां पर इसने कहा कि जिनकी 1045 से ऊपर नहीं, नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसे में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान बताया गया। लेकिन ये याद रखें आप, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1570 थी 2013 के हिसाब से। हालांकि आज तो बढ़ गई है, लगभग मान के चलना इतनी 170 के आसपास हो गया है, 1,70,000 के आसपास। मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। ये डेटाज हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं, बदलते रहते हैं। आप इसको देखोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है। अब इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, वो पुअर में नहीं है और ना ही वो लो इनकम कंट्रीज़ में है। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हो, इंडिया का नाम भी लिख सकते हो इसमें।
तो अगर 3 कैटेगरी बन गई 1045 से, हालांकि ये चेंज होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ 2013 की रिपोर्ट है, 1045 से 12,736 के बीच में है तो वो कैसी है, डेवलपिंग। उससे कम है तो लो इनकम, और उससे ज्यादा है 12,736 से ज्यादा है तो वो कैसी होगी, रिच। कंपैरिजन कर लोगे, इंडिया का समझ में आ गया कैसी है, डेवलपिंग। आगे देखिए भैया, दो हमने कंपैरिजन करने के तरीके देखे। पहला कंपैरिजन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल इनकम, दूसरा बेसिस था हमारा एवरेज इनकम। तो तीसरा क्या होगा, और क्राइटेरिया भी तो होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। यहां पे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक। सीधी सी बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज किसी कंट्री के अंदर कितना आपने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रखा है कि एक इंसान कितना जी पाएगा, उसकी लाइफ की जो लेंथ होगी वो कितना लंबा होगा, मतलब कितना लंबा जी सकता है, उसकी उम्र कितनी हो सकती है, एवरेज ये देखा जाता है। तो भाई ये कैसे डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा कि आपने हेल्थ फैसिलिटी कैसी दे रखी है, एनवायरनमेंट कैसा दे रखा है, वहां पे कितने ऑप्शंस हैं, कितने रिसोर्सेज को किस तरह से लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज की, तो आप ये पता लगा सकते हो कि वहां का माहौल कैसा होगा। तो इट इज वन ऑफ द बेसिस जिसके अंदर आप ये, या क्राइटेरिया भी कह सकते हो कि ये वो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप दो कंट्रीज को कंपेयर कर पाओगे। अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के बारे में बताऊं तो बहुत ही सिंपल है कि किसी की लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा, मतलब आप एवरेज आप कितना देख सकते हो, उसकी इतनी लाइफ तो होगी ही होगी। तो हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स हैं, लेटेस्ट जो डेटाज हैं उसके हिसाब से लगभग 69 ईयर्स तक इंसान हमारे यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, IMR कहते हैं इसे। इसके अंदर कंडीशन क्या है, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज में, और अगर हम थोड़े टाइम पहले चले जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं और देखते हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब बच्चा यहाँ बर्थ लेता था तो कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियाँ उसको बाय बर्थ लग जाती थी, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रॉबिलिटी जो होती थी, या वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो पाता था टाइम पर, तो कई सारी डिजीज लग जाती थी बाय बर्थ ही। तो 1 साल के पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती थी, 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही। तो ये वो कंपैरिजन है, यही वो एक बेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पर 1000 कितने बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मर रहे हैं। तो ये जो रेशो आएगा, इस रेशो की बिहाफ पे, हालांकि यहां परसेंटेज है या रेशो आप कह सकते हो, कि जो रेशो आएगा या जो परसेंटेज आएगी उसके बिहाफ पे हम ये जज कर पाएंगे कि किस कंट्री के अंदर कितनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू कितनी डिजीज से आप प्रिक्योर कर सकते हैं बच्चे को। तो ये वो दूसरा एक बेस हो सकता है। तीसरा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI कहते हैं इसको। ये तो अमूमन जब आप कभी जिम वगैरह भी करोगे ना, तब भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी। देखो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, किसी की तोंद निकली हुई है, आपने कहा भाई खाते पीते परिवार का है, या कोई लंबा चौड़ा इंसान है, बहुत लंबा है, ऊंचा सा है, तो आप कह दोगे अमिताभ बच्चन की फैमिली से है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो भाई कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि आपकी हाइट और आपका वेट एक इक्वल रेशो में होना चाहिए। ठीक है, और उस इक्वल रेशो से आप ये पता लगा सकते हो कि बॉडी के अंदर कितने न्यूट्रिशंस हैं। तो एक ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे हम ये चीज़ जज करते हैं कि किसी पर्सन का न्यूट्रिशियस लेवल कितना है। ठीक है, तो BMI एक तरीके का सिंपल कैलकुलेशन है जिससे भी आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है कि नहीं, क्या आप अंडर न्यूट्रिश्ड हैं, क्या आप ओवरवेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें BMI से पता लगती है। इंटरेस्टिंग है, बताऊं इसको, देखिए कि भाई BMI में क्या होगा। फॉलो करो सिंपल फॉर्मूला को, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर तो आप रखें पहले वेट, और वेट के बाद में नीचे रखें हाइट। अभी अब वेट और हाइट आ गई। वेट किस में लेंगे आप, केजीज में लेंगे, हाइट किस में लेंगे आप, मीटर्स में लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई कैसे करेंगे इसको। अच्छा, यहां पर ये हो रहा है, हाइट स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आपने मीटर्स में लिया है उसको स्क्वायर में कर दीजिएगा। वेट है, इमेजिन करिए, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली, अब मेरा एग्जांपल तो कैसे लेंगे क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, चलो इसको मान लेते हैं एवरेज अपन 70 kg कोई पर्सन है, और 70 kg के बाद में उसका जो हाइट स्क्वायर आ रहा है, तो हाइट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आ गया, आपने जो भी उसका मीटर में आ रहा है हाइट, जैसे देखो इसको कैसे करना, आप अपना भी हाइट मेजर करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो जैसे इमेजिन करते हैं यहां पे कितने इंच करें, हाइट लेनी है अपने को मीटर्स में, तो मुझे पता है कि आई एम 5 feet and 9 inches इन
मीटर। ओके, सो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में आप यहां, तो अप्रोक्सीमेटली इसने कहा कि 1.75 का होल स्क्वायर। अब 1.75 का होल स्क्वायर आप निकालो फटाफट से और बताओ मुझे कितना आता है। 1.75 स्क्वायर तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.06। तो 70 डिवाइडेड बाय 3.06। अब वापस से कैलकुलेशन करते हैं सही अपन, तो कितना कितना था, 70 डिवाइडेड बाय 3.06 इज इक्वल्स टू 22.87। 22.87, ठीक है, ये आ गया अपना एक एग्जांपल ले लिया अपन ने। अच्छा, बीएमआई ये बोलता है कि अगर आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 18.5 से 25 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आपका हेल्थ जो है वो ठीक है, आपका न्यूट्रिशियस जो लेवल है बॉडी का वो ठीक है। अगर 18.5 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है आप अंडर न्यूट्रिस्ड हैं, और अगर 25 से ज्यादा आ रहा है तो यू आर ओवर न्यूट्रिस्ड या ओवरवेट। तो ऐसे में आपको यह पता करना है यहाँ पे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश के अंदर 40% जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली वो अंडर न्यूट्रिस्ड है। अब अंडर न्यूट्रिस्ड क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जो पुअर फैमिलीज हैं उनके पास में न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुँच पाता। दूसरी मतलब तीसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको नहीं पता होता, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण या हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं उनको डील नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता होता कि सही खाना क्या है हमें। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, तो पेट काफ़ी अच्छा खासा बाहर निकल के आ जाता है। और कई लोग जिम वगैरह भी नहीं करते या फिर एक्सरसाइज भी नहीं करते, घर पे योगा वगैरह से भी काफ़ी दूर रहते हैं, टाटा बाय बाय करके रखते हैं। सो ऐसे में हमारे यहाँ पर डेटा के हिसाब से 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अंडर न्यूट्रिस्ड है। इसके लिए काम करना ज़रूरी है सरकार को, और नो डाउट सरकार कर भी सकती है आगे, और नहीं भी, कुछ डिपेंड करता है कि सरकार तक ये सारी चीज़ें सही लेवल पे सही तरीके से पहुंचे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे, लिटरेसी रेट। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस जिसके भी आप पे हम कंपेयर कर सकते हैं दो कंट्रीज़ को। लिटरेसी रेट के मामले में देखा जाए तो हमारे देश की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आज इस मेथड में तो या इस बेस पे तो बहुत पीछे है। जब हम आज़ाद हो रहे थे या आज़ाद हुए थे उस टाइम पर 17% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट, मतलब लिटरेट थी, रिमेनिंग सारी इलिटरेट थी। ओके, और अगर आज की बात करें तो आज भी हमारी देश की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 24% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इलिटरेट है। तो सोचो, लिटरेसी लेवल भी एक कंपैरिजन का बेस हो सकता है जहाँ पे आप मेजर करते हो, देखते हो कि कितने लोग लिटरेट हैं और कितने लोग लिटरेट नहीं। अच्छा, क्या होता है लिटरेसी रेट? 7 ईयर से ज़्यादा का कोई पर्सन जिसको एटलीस्ट उसकी रीजनल लैंग्वेज में, मदर टंग में लिखना पढ़ना आता हो, ही कैन राइट और रीड और अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी 24% नहीं है। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशो। देश के अंदर जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था डेवलपमेंट वाला चैप्टर, तब आप समझ रहे थे, डेवलपमेंट वाला नहीं, वो था ना जब अपन ने पढ़ा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें डिस्कस किया था हमने वाला पॉइंट एक और, कि नेट अटेंडेंस रेशियो। जब इसमें डिस्कस करते हैं कि कितने बच्चे एनरोल हो गए और एनरोल होने के बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार स्कूल में आपने एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में कितनी बार है कि आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को अटेंड कर रहे हो, तो कितने अटेंडेंस हैं, कितने लोग रेगुलरली उस चीज़ को गेन कर रहे हैं, जो नॉलेज आप दे रहे हो उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। इस चीज़ को भी देखा जाता है और इससे भी कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हर साल कितने लोगों का एनरोलमेंट होता है इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हायर क्लासेस के लिए आप लोग, या ऐसा होता है ना गांव में छोटा स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल था, अब आप कितना परसेंटेज ऐसा है जो हायर स्कूल्स के लिए या तो गांव से बाहर जा रहे हैं या कॉलेजिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वही है कि कितनी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियोज हैं, कितना ग्रोस एनरोलमेंट हो रहा है देश में, इसको भी कंपेरिजन का पार्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आपके यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है किस तरह का है, क्या वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, कम है, किस तरह का? पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उस कंट्री को भी कहीं ना कहीं दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को भी बेस बनाया जाता है। अगर आपका हेल्दी एनवायरनमेंट है तो यू आर कंसिडर टू बी एज अ गुड, और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आप कैटेगरी वाइज काफ़ी नीचे आ जाएं ड्यू टू पॉल्यूशन। तो एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसके थ्रू भी आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरे क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है
कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस हैं और कितने हॉस्पिटल्स और कितने डिस्पेंसरीज हैं आपके देश में। अगर ज़्यादा स्कूल्स हैं, ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो ये भी एक बेस रहता है जिसके बिहाफ पे आप दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सच एग्जाम्पल्स आर जिसके थ्रू हम दो नेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। नो डाउट सो मेनी गुड थिंग्स, और कहीं ना कहीं कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि क्या हमें, या मोटिवेशन भी मिल सकता है कि अपकमिंग ईयर्स में हमें क्या करना है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम ये पता करते हैं कि हाउ वी कैन कंपेयर द नेशंस। तो हमने कुछ कंडीशंस देखी, हमने देखा कि कैसे हमने नेशनल इनकम को बेस बनाया, कैसे हमने एवरेज इनकम के बारे में समझा जाना, और कुछ और अदर क्राइटेरियाज के बिहाफ पे ये जानने की कोशिश करी कि अगर आप कंपेयर करते हो कंट्रीज को तो हाउ यू कैन कंपेयर एंड व्हाट वुड बी द बेसिस। ओके, सो होपफुली इन सब चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जान गए होंगे, समझ गए होंगे इतना। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, लेट इट सॉर्ट इट आउट। सो वी विल डू दैट। सो बेटा बनने रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहें, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू सो मच।